चलिए आज वेनेजुएला की कहानी पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये एक ऐसे पैराडॉक्स की कहानी है जो दिमाग को चकरा देती है। एक ऐसा देश जिसके पास रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल हो, वो अपने ही लोगों के लिए खाना और दवाइयां तक खरीदने में कैसे नाकाम हो गया। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन से आगे जाना होगा। आज की इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे। हम उन फैसलों को देखेंगे, उन घटनाओं को और उन इंटरनेशनल प्रेशर्स को जिन्होंने वेनेजुएला को इस रास्ते पर धकेल दिया। और हाँ, हम 2026 की कुछ हालिया कथित घटनाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन पूरी तरह से सूत्रों और रिपोर्ट्स के आधार पर, क्योंकि सच और अफवाह के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? ज्योग्राफी से। मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये पता है कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। असली कहानी शुरू होती है उस चीज से जो जमीन के नीचे है। तेल। बिल्कुल, तेल। यही वेनेजुएला के लिए आप कह सकते हैं वरदान भी था और अभिशाप भी। 20वीं सदी में इसी तेल ने वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। कराकास एक चमकता हुआ मॉडर्न शहर था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1999 में। हाँ, 1999, जब ह्यूगो शावेज सत्ता में आते हैं। शावेज एक बेहद करिश्माई लेकिन उतने ही विवादास्पद नेता। उन्होंने बोलीवेरियन क्रांति का वादा किया, मतलब देश की तेल की दौलत को अमीरों से लेकर गरीबों में बांटना। और शुरू में ऐसा लगा भी कि वो ये कर रहे हैं। सही में? हाँ। उन्होंने तेल से मिले पैसों का इस्तेमाल जबरदस्त सोशल प्रोग्राम्स में किया। नए स्कूल बने, क्लिनिक खुले, गरीबों को सस्ता खाना मिलने लगा। इन कदमों से लाखों लोग गरीबी से बाहर आए और शावेज की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। वो एक हीरो बन गए थे। लेकिन इसी चमक के पीछे शायद आने वाले अंधेरे के बीज बोए जा रहे थे। बिल्कुल, और वो बीज था देश की सबसे बड़ी संपत्ति, सरकारी तेल कंपनी PDVSA का राजनीतिकरण। ये पॉलिटिसाइजेशन शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका जमीन पर असल मतलब क्या था? इसका जमीनी मतलब बहुत गहरा और विनाशकारी था। शावेज सरकार ने PDVSA से हजारों अनुभवी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरों और मैनेजर्स को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो राजनीतिक रूप से वफादार नहीं थे। उनकी जगह पर ऐसे लोगों को लाया गया जो पार्टी के वफादार थे, भले ही उन्हें तेल निकालने के बारे में कुछ भी न पता हो। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी टॉप हॉस्पिटल से सभी अनुभवी सर्जनों को निकालकर उनकी जगह वफादार क्लर्कों को रख दिया जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसका असर तुरंत नहीं दिखा। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक तेल की कीमतें $100-120 प्रति बैरल थीं, तब तक इतना पैसा आ रहा था कि ये अकुशलता और भ्रष्टाचार सब छिप जाते थे। लेकिन यहाँ एक और टेक्निकल डिटेल है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वो क्या है? वेनेजुएला का ज्यादातर तेल जो है वो भारी और खट्टा है, हेवी एंड साउर क्रूड। अच्छा। उसे निकालना और रिफाइन करना सऊदी अरब के हल्के तेल के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा होता था। इसके लिए खास तकनीक और गहरी एक्सपर्टीज चाहिए। जो इंजीनियर निकाले गए थे उन्हें दशकों का अनुभव था इसी मुश्किल काम को करने का। तो जब वो चले गए तो PDVSA ने सिर्फ कर्मचारी नहीं खोए, उसने अपनी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, अपनी कलेक्टिव ब्रेन पावर खो दी। तो प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि निवेश नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए भी गिरा क्योंकि जो लोग वहां थे उन्हें पता ही नहीं था कि मशीनें कैसे चलानी है। एग्जैक्टली। और जब 2014 में तेल की कीमतें अचानक गिर गईं, तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल। सरकार के पास अपने सोशल प्रोग्राम्स चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, और यहाँ से वो आर्थिक गिरावट शुरू हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए वही क्लासिक गलती की जो इतिहास में कई सरकारें कर चुकी हैं। उन्होंने बेतहाशा नोट छापने शुरू कर दिए। हाँ, और नतीजा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। ये शब्द भी हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कल्पना से परे है। हम सिर्फ महंगाई बढ़ गई की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां एक कप कॉफी की कीमत सुबह से शाम तक दोगुनी हो जाती थी। मैंने कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी तस्वीरें और कहानियां देखी जो दिल दहला देने वाली हैं। लोग किराने का सामान खरीदने के लिए नोटों से भरे बैग लेकर जाते थे। ये सच है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी था कि दुकानदार नोट गिनने की बजाय उन्हें तौलने लगे थे क्योंकि वो ज्यादा तेज था। तौलने लगे थे? हाँ, करेंसी इतनी बेकार हो गई थी कि लोग बॉलीवर नोटों से हैंडबैग और क्राफ्ट का सामान बनाने लगे थे क्योंकि कागज की कीमत नोट पर लिखी वैल्यू से ज्यादा थी। जरा सोचिए उस समाज के मनोविज्ञान पर इसका क्या असर पड़ता होगा जब आपकी जिंदगी भर की बचत कुछ ही हफ्तों में कागज के टुकड़ों में बदल जाए। और इस आर्थिक तबाही के ऊपर सरकार ने एक और प्रयोग किया,
प्राइस कंट्रोल्स। मतलब ये तय कर दिया कि दूध, आटा, ब्रेड जैसी जरूरी चीजें किस दाम पर बिकेंगी। सुनने में तो ये गरीबों के हक में लगता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन नतीजा भयानक हुआ। जब सरकार ने एक पैकेट आटे की कीमत इतनी कम तय कर दी कि उसे बनाने की लागत भी न निकले, तो फैक्ट्री मालिकों ने आटा बनाना ही बंद कर दिया। तो नतीजा? दुकानों की अलमारियां पूरी तरह खाली हो गईं। प्राइस कंट्रोल ने चीजों को सस्ता नहीं किया, उसने चीजों को बाजार से गायब ही कर दिया। तो इसने एक अजीब सी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को जन्म दिया। मतलब दुकान पे दूध नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर सड़क पर कोई आपको वही दूध 10 गुना दाम पर बेच रहा होगा। बिल्कुल। इस पॉलिसी ने आम लोगों को जिंदा रहने के लिए एक तरह से अपराधी बना दिया, और इसी आर्थिक और सामाजिक अराजकता के बीच राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा था। हाँ, शावेज के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए और विपक्ष ने उन पर चुनावों में धांधली करने और तानाशाही स्थापित करने का आरोप लगाया। देश पूरी तरह से दो हिस्सों में बट गया। और यहीं पर इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री होती है, खासकर अमेरिका की। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मादुरो सरकार पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का मकसद क्या था और उनका असर क्या हुआ, इस पर राय बहुत बंटी हुई है। बिल्कुल। प्रतिबंधों के समर्थकों का कहना है कि ये मादुरो सरकार के टॉप अधिकारियों और सरकारी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए थे, ताकि उन पर लोकतांत्रिक सुधारों के लिए दबाव बनाया जा सके। हाँ, उनका तर्क था कि ये सरकार को उसके बुरे कामों के लिए सजा देने का एक जरिया है। लेकिन आलोचकों का तर्क एकदम अलग है। एकदम अलग। उनका कहना है कि इन प्रतिबंधों ने पहले से चरमरा रही अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब आप किसी देश के तेल के व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो आप सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि उस देश के हर नागरिक को चोट पहुंचाते हैं। तो इससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हाँ, और सच शायद इन दोनों तर्कों के बीच में कहीं है। ये कहना मुश्किल है कि वेनेजुएला की तबाही के लिए सिर्फ अंदरूनी मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है या सिर्फ बाहरी प्रतिबंध। ये एक जहरीला कॉकटेल था, जहां दोनों ने एक दूसरे की समस्याओं को और बढ़ाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अमेरिका इस मामले में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों था? ये सिर्फ लोकतंत्र की चिंता तो नहीं हो सकती? नहीं, इसके पीछे गहरी स्ट्रेटेजिक वजह थी। एक तो अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के कई टॉप अधिकारियों पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के गंभीर आरोप लग रहे थे। वेनेजुएला सिर्फ एक और देश नहीं था, बल्कि उनके प्रभाव क्षेत्र में एक विरोधी गुट का अड्डा बनता जा रहा था। पर ये तो एक चिकन एंड एग वाली सिचुएशन लगती है। कैसे? क्या वेनेजुएला अमेरिकी दबाव की वजह से रूस और चीन के करीब गया, या वो पहले से ही उनके करीब जा रहा था इसलिए अमेरिका ने दबाव डाला? बहुत अच्छा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो यहाँ से कहानी हमें 2026 की हालिया घटनाओं तक ले आती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जानकारी बहुत कम और विरोधाभासी है, और इसीलिए यहाँ हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। हम जो भी कहेंगे वो सिर्फ रिपोर्ट्स के अनुसार या सूत्रों के दावों के मुताबिक होगा। ठीक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 2026 में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसमें किसी तरह के सैन्य हस्तक्षेप और कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों की भी बात कही गई। लेकिन इन दावों की किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से पुष्टि नहीं हो पाई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ की मीडिया इसे एक विदेशी आक्रमण बताती है, तो दूसरी तरफ की मीडिया इसे आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन कहती है। यहाँ सच क्या है ये जानना लगभग नामुमकिन है। तो असल में क्या हुआ, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि इस घटना को लेकर एक इंफॉर्मेशन वॉर, एक सूचना युद्ध लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। अलग अलग पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच साबित करने में लगे हैं, ताकि इंटरनेशनल परसेप्शन को अपने हक में मोड़ा जा सके। असली कहानी शायद इन अलग अलग नैरेटिव्स की लड़ाई ही है। तो एक साफ तस्वीर के बजाय हमारे पास कई धुंधली और आपस में टकराती हुई तस्वीरें हैं, और इस पर कोई भी अंतिम फैसला सुनाना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी, इस जियोपॉलिटिक्स, इन प्रतिबंधों और इस सूचना युद्ध का असली बोझ, असली कीमत वेनेजुएला के आम लोगों ने चुकाई है। जब हम आंकड़ों और पॉलिसीज की बात करते हैं, तो हम अक्सर उस ह्यूमन कॉस्ट को भूल जाते हैं। ये मानवीय संकट शायद इस सदी के सबसे बड़े संकटों में से एक है। 70 लाख से ज्यादा लोग। हाँ, 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ये सीरिया के शरणार्थी संकट के बराबर है। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की कहानी पढ़ी थी, जिसे अपने परिवार का हफ्ते भर का राशन खरीदने के लिए अपनी पुश्तैनी चीजें बेचनी पड़ी। जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं, तो ये संकट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं रह जाता, ये मानवीय गरिमा का सवाल बन जाता है। अनगिनत परिवार टूट गए। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जैसे प्रोफेशनल्स आज दूसरे देशों में छोटी मोटी नौकरियां करने को मजबूर हैं। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद
कुछ सबक बहुत साफ नजर आते हैं। ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए हैं। पहला तो शायद वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, एक ही चीज पर निर्भरता। हाँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा और अलग ढंग से कहूंगी। सबक सिर्फ तेल पर निर्भर रहने का नहीं है। असली सबक ये है कि किसी समाज की सबसे बड़ी दौलत उसकी जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसके लोगों के दिमाग में होती है। इंटरेस्टिंग। जब पीडीवीएसए ने अपने इंजीनियरों को निकाला तो उसने सिर्फ कर्मचारी नहीं खोए, उसने दशकों की जमा की हुई ह्यूमन कैपिटल और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को मिटा दिया। असली पतन तेल की कीमतें गिरने से बहुत पहले इसी ह्यूमन कैपिटल के गिरने से शुरू हो गया था। ये एक बहुत पावरफुल इंसाइट है। दूसरा सबक शायद मजबूत और आजाद इंस्टीट्यूशंस की जरूरत का है। बिल्कुल, जब कोर्ट, चुनाव आयोग और यहाँ तक कि सेंट्रल बैंक जैसी संस्थाएं अपनी आजादी खो देती हैं और पॉलिटिकल टूल्स बन जाती हैं तो पूरे देश की नींव हिल जाती है। सही कहा। और तीसरा सबक बाहरी हस्तक्षेप की जटिलता को लेकर है। आर्थिक प्रतिबंध जैसे कदम कागज पर बहुत साफ लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में उनके अनपेक्षित परिणाम होते हैं। वो अक्सर उन लोगों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिनकी मदद करने का वो दावा करते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी राजनीतिक या आर्थिक संकट में कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। नीतियां हवा में बनती हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर जीते जागते इंसानों पर होता है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वेनेजुएला का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इसके इतिहास को समझना हमें ये याद दिलाता है कि समृद्धि कितनी नाजुक हो सकती है और गलत फैसलों की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। तो अगर आपको ये विश्लेषण संतुलित और गहरा लगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय पर और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करेगा। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और चर्चाओं को हमेशा सम्मान के साथ जारी रखें।